हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू कैम नॉट मिस्ट्री। सॉरी बच्चा लोग, थोड़ा सा गैप आ गया वीडियो के बीच में। एक्चुअली हम थोड़ा बिजी हो गए थे ऑफलाइन बैचेस के चक्कर में, बट डोंट वरी, अब मेरी कोशिश रहेगी कि वीडियोस जो है रेगुलर आए। सो अगर हम पुरानी वीडियोस की बात करें तो हम लोगों ने सॉल्यूशन चैप्टर शुरू किया था, जो कि अकॉर्डिंग टू 2023 हमारा 7 मार्क्स का इस बार बोर्ड में आ रहा है। साथ ही साथ उसमें हमने काफ़ी सारी कंसंट्रेशन से रिलेटेड बातें कर ली थी, लाइक मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज एंड योर मोलैरिटी, योर मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, इन सब के बारे में हमने बात कर ली थी। और इनके साथ ही साथ हमने इंडेक्स के एग्जाम्पल भी देख लिए थे। तो आज हम बात करने वाले हैं नॉर्मेलिटी के ऊपर। वैसे तो नॉर्मेलिटी हमारे बोर्ड का हिस्सा नहीं है, मतलब अगर आप सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर देखेंगे तो वहाँ से बोर्ड का क्वेश्चन नहीं बनेगा। बट नॉर्मेलिटी के अंदर जो हम इक्विवेलेंट मास के बारे में पढ़ेंगे, उस इक्विवेलेंट मास से आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जो फैराडेज लॉ के अंदर क्वेश्चंस आने वाले हैं वो आप बहुत आसानी से लगा पाएंगे। तो क्यों ना हम जिस टॉपिक को, जिस चैप्टर से रिलेटेड है वो, उसके अंदर ही अगर उसको हम पढ़ के सीख लेते हैं तो हमें क्या होगा, वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से आएगी और फिर उस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हम आगे वाले चैप्टर में उसको ऐड कर सकते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं नॉर्मेलिटी के बारे में। तो देखिए बच्चा लोग, अगर हम बात करते हैं नॉर्मेलिटी, तो नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन अगर मैं आपको दिखाऊं, डिनोटेड बाय कैपिटल N, तो इसकी डेफिनेशन जो होती है, इट्स लाइक नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ठीक है ना। अब देखो बेसिकली, चलो मैं पहले एक चीज लिख देता हूं फिर मैं ठीक करूंगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो आप कह रहे होंगे कि भैया ये तो सेम डेफिनेशन किसकी तरह है, मोलैरिटी की तरह है। एग्जैक्टली सेम डेफिनेशन की आपको मोलैरिटी जैसी लग रही होगी, बट एक्चुअल में जो चीज ठीक करनी है मुझे, वो ये है यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स। क्योंकि मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स नहीं, नंबर ऑफ, मुझे यहां पे लिखना चाहिए इक्विवेलेंट मोल्स। ठीक है, क्या आया बच्चे यहां पे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो बेसिकली मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में जो फर्क है, वो फर्क इस बात का है कि यहां पे आप इक्विवेलेंट मोल्स पे काम करते हो और मोलैरिटी के अंदर आप नॉर्मल मोल्स पे काम करते हो। पहले नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला बना लेते हैं, फिर आपको समझाएंगे इक्विवेलेंट मोल्स होता क्या है। तो अगर हम फॉर्मूला बनाएं तो इट विल बी लाइक नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट मोल्स किसके भाई, सॉल्यूट के। तो सॉल्यूट क्या हो जाएगा, बी अपॉन में, तो इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट मीन वी सॉल्यूशन, जिसमें हमारे पास जो वॉल्यूम है किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए बच्चे। तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला है ये रेडी हो जाता है, और ये जो फॉर्मूले है ये हमारे पास न्यूमेरिकल के अंदर चीज़ों को डेफिनेशन के रूप में समझने के लिए काम करते हैं और वहाँ से वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट करने में मदद करते हैं। तो अगर मैं इसकी यूनिट निकाल दूँ, क्योंकि मैंने आपको मोलैरिटी और मोलैलिटी, अगर आपने पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने आपको सिखाया था कि हम पहले वाली इक्वेशन से यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, यूनिट निकालना सीखते हैं। तो इक्विवेलेंट मोल्स के लिए हो जाएगा हमारे पास EQ मोल्स और वॉल्यूम हो जाएगा हमारे पास पर लीटर, और यू कैन राइट दिस एज EQ मोल लीटर इनवर्स। ठीक है बच्चा लोग, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, ये इक्विवेलेंट मोल्स की हमारे पास यूनिट हो गई, दैट योर इक्विवेलेंट मोल्स पर लीटर और इक्विवेलेंट मोल्स लीटर इनवर्स। तो अब मेन बात ये है कि भैया इक्विवेलेंट मोल्स तो हम काम कर लेंगे, पर ये इक्विवेलेंट मोल्स होता क्या है। तो देखिए बच्चा लोग, जो हमारे पास इक्विवेलेंट मोल्स होते हैं ना, इक्विवेलेंट मोल्स में हम लोग करते क्या है, हमारे पास इक्विवेलेंट मोल्स निकालने का तरीका होता है गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास, गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास हमारा तरीका होता है। अच्छा भैया, गिवन मास तो चलो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें क्वेश्चन के अंदर मिल जाएगा। अब ये इक्विवेलेंट मास कैसी चीज आ गई है, तो इक्विवेलेंट मास हमारा नया टास्क हो गया। तो अगर हम बात करते हैं इक्विवेलेंट मास की, तो इक्विवेलेंट मास कैसे निकलता है, इट इज डिवाइडेड बाय द, इट इज रिटन एज मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर, इट इज रिटन एज मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। अरे 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 भैया, मोलर मास के बारे में तो हमें पता है, अब ये n फैक्टर यहाँ पे क्या आ गया। तो बच्चे नॉर्मेलिटी को सीखने के लिए हमें जो मेन चीज पे काम करना है वो है n फैक्टर। अच्छा, थोड़ा सा फॉर्मूला मॉडिफाई कर लेते हैं। तो फॉर्मूला मॉडिफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू इक्विवेलेंट मोल्स का फॉर्मूला हो गया गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास, दैट मीन गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि हमें पता है ml में ही दिया रहेगा। तो ऊपर क्या मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस तरीके से हमारा क्या जाएगा, फॉर्मूला बन के रेडी हो जाएगा। वहीं पे अगर मैं इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर देता हूं, तो इट विल बी लाइक नॉर्मेलिटी विल बी इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन
इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या है बच्चे, मोलर मास अपॉन में एन फैक्टर, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि ml में आएगा, अपॉन में n फैक्टर है, तो इस n को मैं रेसिप्रोकल करके अगर ऊपर लिख दूं तो कोई दिक्कत बच्चे, तो हमारे पास क्या आ गया, एक नया फॉर्मूला आ गया नॉर्मेलिटी का, अगेन दैट वेट ऑफ सॉल्यूट, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ऊपर क्या चल जाएगा, n फैक्टर चल जाएगा। और अगर आप थोड़ा बहुत ध्यान से देख रहे हो तो यहां पे एक रिलेशन निकल के आ गया, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000, दैट इज यहां पे क्या दी हुई है, मोलैरिटी। क्या दी हुई है बच्चे यहां पे, मोलैरिटी। तो अगर मैं इतनी चीज को m से रिप्लेस कर दूं तो क्या मैं एक रिलेशन निकाल सकता हूं, दैट नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू n फैक्टर इनटू मोलैरिटी। तो मेरा रिलेशन क्या निकल गया, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू n फैक्टर इनटू मोलैरिटी। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो मेन चीज है जिसके बारे में हमें नॉर्मेलिटी के अंदर सीखना है वो है हमारा बच्चा n फैक्टर, ठीक है ना। तो हमें क्या पता लगा, हमें यह पता लगा कि नॉर्मेलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इक्विवेलेंट मोल्स हमें नहीं पता था, हमने पहले फॉर्मूला बना के यूनिट चेक करी तो यूनिट हमें समझ में आ गई, इट इज इक्विवेलेंट मोल्स लीटर इनवर्स। अब हुआ ये कि भैया इक्विवेलेंट मोल्स का फॉर्मूला हमें समझ में आ गया, इट लाइक गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास, वो हमने पुट कर दिया। फिर इक्विवेलेंट मास हमें निकालना नहीं आता था तो हमने उसके लिए फॉर्मूला चेक करा, दैट इज आवर मोलर मास अपॉन में n फैक्टर, हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब उसकी वैल्यू को पुट करने के बाद हमें समझ में आया भैया ये फॉर्मूला तो काइंड ऑफ मोलैरिटी जैसा दिख रहा है। अब क्योंकि ये मोलैरिटी जैसा नजर आ रहा था फॉर्मूला, तो मैंने क्या करा, इतने टर्म को मोलैरिटी से रिप्लेस कर दिया और n फैक्टर को वहीं के वहीं रहने दिया। तो एक नया रिलेशन निकल गया नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी के बीच में, दैट इज नॉर्मेलिटी विल बी इक्वल टू n फैक्टर इनटू मोलैरिटी। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, ये आपके क्वेश्चन को आसान कर देगा जल्दी करने के लिए। तो चलिए बच्चों अब सीखते हैं n फैक्टर के बारे में। अगर आपने इसको नोट नहीं किया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको क्या करते हैं, रब करते हैं और आगे चलते हैं, ठीक है बेटा। तो चलिए अब तो सबसे पहला टास्क हमारे पास क्या है भैया, n फैक्टर के बारे में हमें सीखना है। अब देखो n फैक्टर में हमें ज्यादा कुछ नहीं सीखना, एसिड्स का ही हमारा n फैक्टर मेन है, क्योंकि अगर आप एटम्स की बात करोगे, आप नॉर्मल वैलेंसीज की बात करोगे, या फिर आप बात करोगे आयनिक स्पीशीज की बात करोगे, या फिर हम लोग बात करते हैं बेसिस की, तो इन सब की चीजें याद करना आसान है। जो चीज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है वो है आपके पास एसिड्स के बारे में। तो चलिए देखो, अगर हम बात करते हैं बच्चे n फैक्टर, टॉपिक क्या है हमारे पास अब, n फैक्टर। तो अगर मैं n फैक्टर की बात करता हूं तो सबसे पहले हम लोग उठाते हैं n फैक्टर किसके बारे में, सबसे पहले हम बात करेंगे एसिड्स एंड ऑक्सो एसिड्स की, ठीक है। हम बात करेंगे एसिड्स एंड ऑक्सो एसिड्स के बारे में। तो देखिए बच्चे यहां पे लिखा गया है डेफिनेशन में, दी नंबर ऑफ H प्लस आयंस will be the n factor for acids and oxo acids, तो मतलब जितने H प्लस आयन वो रिलीज करेंगे वही उसका क्या होगा, n फैक्टर होगा, चाहे वो एसिड हो चाहे वो ऑक्सो एसिड हो। ऑक्सो एसिड बेसिकली वहां पे जहां पे हम ऑक्सीजन से हाइड्रोजन छीन के ले जाएंगे, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को H प्लस बना के निकाल देगा, ठीक है ना। एग्जांपल है कि और H2SO4, H3PO3, ये सब आपके क्या है, ऑक्सो एसिड्स है। तो अगर हम एग्जांपल देखें बच्चे, ये देखिए एग्जांपल HCl, अगर मैं HCl को तोड़ूंगा तो इट विल बी लाइक H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो आप देख सकते हो इसने कितने H प्लस रिलीज करे, इसने एक ही H प्लस रिलीज करा, देयरफॉर इसका n फैक्टर कितना हो गया है, इसका n फैक्टर हो चुका है 1। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं भैया H2SO4 की, तो H2SO4 में आपको पता है ये निकलता है 2H पॉजिटिव और SO4 -2 बन के, तो इसका n फैक्टर कितना हो गया, आपके कितने H प्लस निकले, 2, तो इसका n फैक्टर हो गया बच्चे 2। कितना हो गया इसका n फैक्टर, 2 हो गया। वहीं पे अगर मैं एक एग्जांपल और लेके चलूं जिसमें है मेरे पास आपके पास H3PO3, क्या है मेरे पास H3PO3। अब आधे बच्चे क्या करेंगे कि हमारे पास यहां तो मैं आपको रिएक्शन खोल के दिखा रहा हूं, पेपर में हमें इतना कुछ काम नहीं करना है, वहां पे यह सब चीजें प्रैक्टिस के साथ आपको आ जाएंगी जब आप n फैक्टर को निकालना सीख जाओगे। अब आधे बच्चे क्या करेंगे, वो देखेंगे कि भैया यहाँ पे जितने हाइड्रोजन है उतने ही बाहर निकल रहे हैं और उतना ही क्या है उसका n फैक्टर हो रहा है। जैसे यहाँ पे एक हाइड्रोजन था तो n फैक्टर 1 हो गया, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे तो n फैक्टर 2 हो गए, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है 3, तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा, इसका n फैक्टर हो जाएगा आपके पास 3। और यही चीज आप क्या करोगे बच्चे, पेपर में गलत करके आ जाओगे, क्योंकि इसका n फैक्टर 3 नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि H3PO3 एक ऑक्सो एसिड है जो अपने स्ट्रक्चर के बेसिस पे आपको n फैक्टर की वैल्यू देता है। तो क्या पता लगेगा, दैट मोस्ट ऑफ द ऑक्सो एसिड्स,
ठीक है ना, मोस्ट ऑफ द ऑक्सो एसिड्स गिव देयर एन फैक्टर ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, मतलब अपने स्ट्रक्चर के बेसिस पे बात करते हैं वो। तो अगर हम बात करते हैं H3PO3 के स्ट्रक्चर की, तो इट वाज लाइक हाइड्रोजन, सॉरी इट वाज लाइक फॉस्फोरस, जिसमें ऑक्सीजन है तो उसको हमने एक ऑक्सीजन दे दिया, बचे हुए दो ऑक्सीजन है तो एक ये रहा मेरा OH, एक ये रहा मेरा OH और एक मेरा ये रहा H। तो ये रहा मेरा H3PO3 का स्ट्रक्चर। ये क्या हो गया बच्चे मेरा H3, देखो आप यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, एक फॉस्फोरस P और एक ऑक्सीजन 3, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या बन गया ये H3PO3, 1 2 3, 3 हाइड्रोजन, एक फॉस्फोरस 1 2 और 3 ऑक्सीजन, H3PO3 बन गया। अब इसमें भैया एन फैक्टर आपके पास 2 या 3 क्या आ रहा है, क्योंकि 3 तो आपने मना कर दिया। तो देखो यहां से जो H+ आयन रिलीज कर सकता है वो सिर्फ और सिर्फ वो है जो ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप सोच रहे हो कि ये वाला हाइड्रोजन भी तो निकल सकता है, तो नहीं बच्चे, ये वाला हाइड्रोजन यहां से नहीं निकल सकता H+ बन के, क्योंकि ये जो है एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीशीज से जुड़ा हुआ है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन सेंस, जब आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते थे तो उस टाइम कहा जाता था कि सेंट्रल एटम हमेशा आपके पास लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे ऑक्सीजन ज्यादा ताकतवर है, तो जब ये यहां पे हाइड्रोजन को रिलीज करेगा तो ये हाइड्रोजन को यहां पे H+ बना के रिलीज करेगा। इट विल बी लाइक ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और यहां से हाइड्रोजन H+ बन के बाहर जाएगा, और यहां से हाइड्रोजन, क्योंकि ये आपके पास लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए यहां से हाइड्रोजन H+ बन के निकलने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे इसके, जिसकी वजह से हमारे पास जो H+ को लेने के चांसेस है या जो H+ हमें आसानी से मिल जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ कहां से मिलेंगे, जो हाइड्रोजन हमारे ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं, जो हाइड्रोजन हमारे ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं, बस वहीं पे हमें H+ निकलते हुए दिखेगा। तो एक H+ मेरा यहां से निकलेगा और एक H+ मेरा यहां से निकलेगा, इसीलिए इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा बच्चे, इसका एन फैक्टर हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा 2। इसीलिए कहा जाता है कि आपके पास एसिड्स और ऑक्सो एसिड्स वाला ही टॉपिक थोड़ा सा अजीब रहता है एन फैक्टर के अंदर, बाकी अब आप जितने भी टॉपिक पढ़ोगे वो आपके लिए आसान हो जाएंगे। तो हमने क्या सीखा कि एन फैक्टर क्या है भैया एसिड्स के लिए, कि कितने H+ आयन रिलीज किए जा रहे हैं किसी एसिड या ऑक्सो एसिड के थ्रू, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका एन फैक्टर बोलते हैं। अगर वो नॉर्मल एसिड है तो H+ आयन भैया गिनना बहुत आसान है, क्योंकि जितने हाइड्रोजन है वो सारे के सारे रिलीज कर देगा। पर अगर वो एक ऑक्सो एसिड है तो ऑक्सो एसिड अपना जवाब स्ट्रक्चर के हिसाब से देता है, और स्ट्रक्चर के हिसाब से हमें समझ में आ रहा है दैट फॉस्फोरस के पास एक ही हाइड्रोजन है और यहाँ पे फॉस्फोरस के पास 2 OH ग्रुप है, और OH ही यहाँ पे H+ आयन निकाल सकता है, इसीलिए लिखा गया है नाम ऑक्सो एसिड। तो यहाँ पे कितने OH थे, 2 OH थे, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन गया, यहाँ से एक हाइड्रोजन गया, इसलिए इसका एन फैक्टर हो गया 2। तो ये था आपका एन फैक्टर एसिड्स के लिए और आपके ऑक्सो एसिड्स के लिए। ऐसे ही और भी ऑक्सो एसिड्स आप मतलब अपनी बुक्स में चेक कर सकते हैं, एनसीईआरटी में तो आपको नहीं मिलेगा, आप किसी भी साइट बुक में अगर आपके पास है या फिर आप कहीं से भी रेफरेंस लेके थोड़े से ऑक्सो एसिड निकाले और उसमें एक बार प्रैक्टिस करके देखें कि आप उसके अंदर एन फैक्टर निकाल पा रहे हैं या नहीं निकाल पा रहे हैं। अदर देन आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको फिर ऑक्सो एसिड के स्ट्रक्चर बनाने का तरीका भी सिखाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए चलते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है एन फैक्टर फॉर बेसिस। ठीक है बच्चा, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, एन फैक्टर फॉर बेसिस के बारे में। होप सो आप मेरे साथ लिख रहे होंगे, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी फ्लो में हम बोर्ड रब कर देते हैं, तो हो सकता है कि आप इस टाइम स्क्रीनशॉट ना ले पाए हो या फिर स्क्रीन के सामने मैं आ रहा हूं, तो इसीलिए आप अगर वीडियो को देखने के बाद एक बार आप वीडियो समझ लीजिए, और जब आपको नोट्स बनाना हो तो आप वीडियो को दोबारा प्ले करके सिर्फ नोट्स बना सकते हैं हमारे साथ साथ, क्योंकि मैं ज्यादा लेंथी वीडियोस नहीं डालता हूं, सो दैट आप उसको इजीली अपने दिन में बार बार कंज्यूम कर सके अगर आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो अगर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारे पास बेसिस के लिए, कि अगर हमें एन फैक्टर निकालना हो बेसिस का तो कैसे करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन है बच्चे, द नंबर ऑफ H+ आयंस एक्सेप्टेड बाय OH नेगेटिव आयन टू गेट न्यूट्रलाइज, ठीक है ना। तो क्या पता लगा हमें यह पता लगा भैया कि हमारे पास जितने OH नेगेटिव होंगे वो सामने वाले से H+ उतने ही मांगेगा। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को क्या करना चाहता है, वो अपने आप को न्यूट्रलाइज करना चाहता है। तो इसी वजह से हम लोग कह सकते हैं द नंबर ऑफ H+ आयन एक्सेप्टेड, ठीक है ना। कौन एक्सेप्ट करेगा? OH नेगेटिव, और जितने OH नेगेटिव होंगे वो उतने ही H+ बुलाएगा। तो इनडायरेक्टली क्या मैं यहां पे अपनी कन्वीनियंट के लिए ये नहीं बोल सकता द टोटल नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन, the total number of OH negative ion will be its n factor,
भाई जब हमारे पास OH नेगेटिव पे ही बात डिपेंड करती है कि जितने OH नेगेटिव होंगे उतने ही H+ आ सकते हैं, तो इनडायरेक्टली मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या गिनना है, मुझे OH नेगेटिव गिनने हैं। इसलिए कह सकते हैं कि हमारे पास जितने OH नेगेटिव होंगे उतना ही उसका n फैक्टर भी होगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए बच्चे, तो एग्जाम्पल हमारे पास देख सकते हैं NaOH, तो यहाँ पे कितने OH है, एक, तो इसका n फैक्टर कितना हो गया, इसका n फैक्टर हो गया हमारे पास 1। वहीं पे अगर मैं बात करता हूं MgOH होल ट्वाइस की, MgOH होल ट्वाइस की, तो यहाँ पे कितने OH है बच्चे, यहाँ पे 2 OH है, तो इसका n फैक्टर कितना हो गया हमारे पास, इसका n फैक्टर हो गया हमारे पास 2। ऐसे ही हमारे पास और भी चीजें आ जाएंगी जिसमें आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ OH नेगेटिव, दैट मीन OH नेगेटिव कितने हैं वहां पे वो आपको गिनना है और उससे आपको उसका n फैक्टर पता लग जाएगा। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आपके पास बेसिस के लिए, एटम्स के लिए, आयंस के लिए n फैक्टर निकालना आसान है, बस थोड़ा सा n फैक्टर निकालना कॉम्प्लिकेटेड है एसिड्स के लिए और ऑक्सो एसिड्स के लिए। एसिड्स के लिए भी दिक्कत नहीं है, ऑक्सो एसिड थोड़ा दिक्कत कर देता है क्योंकि वो स्ट्रक्चर बनाने के बाद अपनी बात बताता है, और जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत भी वहां पे नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब चलते हैं हमारे पास, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब हमारे पास जो तीसरा आता है, अभी हमने एसिड्स की बात कर ली, हमने बेसिस की बात कर ली, अब हम तीसरी बात करेंगे किसकी, आयंस के बारे में। आयंस का तो बच्चे बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, जो हमारे पास चार्ज होता है, द चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइन, ठीक है ना, दैट मीन उसके पास प्लस साइन लगा हुआ है या माइनस साइन लगा हुआ है, मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ किससे मतलब है बच्चे, मैग्नीट्यूड, मतलब जो नंबर उसके साथ दिया गया है, ठीक है ना। द चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम irrespective of their sign will be its n फैक्टर, वही उसका क्या हो जाएगा बच्चे, n फैक्टर हो जाएगा। एग्जांपल देखो कितना अच्छा है, Na पॉजिटिव, कितना चार्ज है इसके ऊपर, प्लस का चार्ज है, +1 का चार्ज है। अब मुझे प्लस माइनस से मतलब नहीं है, मुझे बस क्या निकालना है, इसका n फैक्टर, तो इसका n फैक्टर कितना हो गया 1। वहीं पर अगर मैं बोल दूं Cl-1, तो Cl-1 मतलब भैया चार्ज तो -1 का है ना, मुझे प्लस माइनस से मतलब नहीं है, तो इसका n फैक्टर कितना हो गया 1। मैंने लिख दिया O की पावर -2, भैया -2 है पर मैग्नीट्यूड तो कितना है इसका 2, मुझे माइनस से कोई मतलब नहीं है, तो इसका n फैक्टर हो गया 2। वहीं पे अगर मैं बोल दूं Al+3, तो मुझे प्लस से मतलब नहीं है, मुझे तो सिर्फ नंबर से मतलब है, दैट इज मैग्नीट्यूड, तो इसका n फैक्टर कितना हो गया 3 हो गया। इतना सा इजी था कॉन्सेप्ट था आपके आयंस के लिए कि आपका n फैक्टर वो होगा जो इनके ऊपर का चार्ज, जो नंबर, जो मैग्नीट्यूड को दिखा रहा है, जो मैग्नीट्यूड दर्शा रहा है, वही आपका क्या हो जाएगा, इसका n फैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बेसिक सा पार्ट, एक बेसिक सा एग्जांपल मैंने आपको दे दिए n फैक्टर के आयंस के लिए। अब लास्ट जो n फैक्टर आता है हमारे पास, वो है हमारे पास किसके लिए बच्चे, नॉर्मल एटम्स के लिए, ठीक है ना, दैट मीन न्यूट्रल एटम्स है जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है ना। तो फॉर एटम्स, तो एटम्स के लिए क्या हो जाएगा बच्चे, एटम्स के लिए उनकी जो वैलेंसी होती है, एटम्स के लिए उनकी जो वैलेंसी होती है वही उनका क्या हो जाएगा, n फैक्टर हो जाएगा। हमारे जो नॉर्मल एटम्स होते हैं जिन पर कोई चार्ज नहीं है, तो उनकी वैलेंसी ही उनका n फैक्टर है, उनकी वैलेंसी ही उनका क्या है, n फैक्टर है। तो देखिए कैसे करते हैं, लाइक सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है 1, अगर आप निकालना भूल गए तो एटॉमिक नंबर 11 होता है, दैट इज 2, 8, 1, तो 1 क्या है, इसकी वैलेंसी है, तो बच्चे इसका n फैक्टर भी कितना हो गया, इसका n फैक्टर भी आपके पास 1 हो गया। वहीं पर अगर हम बात करते हैं मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 का मतलब 2, 8, 2, मतलब वैलेंसी कितनी है 2 है, तो इसका n फैक्टर भी कितना हो गया बच्चे 2 हो गया। वहीं पर अगर हम बात करते हैं क्लोरीन की, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, 17, दैट इज 2, 8, 7, तो मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, और जब ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी है 1 है, तो इसका n फैक्टर भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर कोई नॉर्मल एटम दिया हुआ है तो उसकी वैलेंसी ही उसका n फैक्टर है, अगर कोई आयन दिया हुआ है तो उसका चार्ज ही उसका n फैक्टर है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्लस और माइनस साइन। अगर कोई बेस दिया हुआ है तो उसके अंदर जितने OH नेगेटिव आयन है वही उसका n फैक्टर है, और एसिड और ऑक्सो एसिड दिया हुआ है तो उसके अंदर के H+ और उसके अंदर के जितने H+ आयंस निकल रहे हैं वही H+ आयन उसका क्या है, n फैक्टर है। तो चलिए बच्चों, ये था आपके पास n फैक्टर का कॉन्सेप्ट। एक क्वेश्चन यहां पे करके देखते हैं और उसके बाद हम चलेंगे आगे, ठीक है ना। एक आसान सा बेसिक सा क्वेश्चन देता हूं आपको, ठीक है। पहले देखते हैं एक, अगर मैं क्वेश्चन बना के देखूं यहां पे, अब मैं बोल दूं कि व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ 490 ग्राम ऑफ H2SO4। उसने क्या बोला कि मेरे पास
490 ग्राम H2SO4 है, तो बताओ उसका इक्विवेलेंट मोल्स कितने होंगे। तो बच्चे अभी हमने फॉर्मूला देखा था, इक्विवेलेंट मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास। ठीक है, तो गिवन मास तो हमारे पास है, गिवन मास कितना है हमारे पास 490 ग्राम है। ठीक है, इक्विवेलेंट मास नहीं है हमारे पास, तो हमने इस पे काम कर लेते हैं। तो इक्विवेलेंट मास विल बी इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन में एन फैक्टर। और अगर आपने वीडियो स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो आपको इतना तो याद होगा कि H2SO4 का एन फैक्टर कितना होता है, H2SO4 का एन फैक्टर होता है भैया 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है। मोलर मास निकाल लेते हैं H2SO4 का एक बार। तो यहां पे हाइड्रोजन का वजन हो गया हमारे पास 2, सल्फर का 32, 64, 4 2 6 और 8 और 3 9, दैट इज योर 98 ग्राम पर मोल। कितना आ गया, 98 ग्राम पर मोल। तो वैल्यू पुट करते हैं, मोलर मास विल बी 98, एन फैक्टर विल बी 2, दैट इज योर आंसर इज 49। कितना आ गया इक्विवेलेंट मास मेरे पास, 49 आ गया। तो अब इस 49 को यहां पुट करेंगे तो गिवन मास कितना है बच्चे 490, इक्विवेलेंट मास कितना है 49, योर आंसर विल बी 10 इक्विवेलेंट मोल्स। आंसर कितना आ गया हमारे पास, 10 विल बी द इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो आपको समझ में आया होगा दैट व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ 490 ग्राम ऑफ H2SO4। तो भैया हमने पहले इक्विवेलेंट मोल्स का फॉर्मूला लगाया तो हमारे पास इक्विवेलेंट मास नहीं था, तो उस इक्विवेलेंट मास को निकालने के लिए मुझे निकालना पड़ा एन फैक्टर। एन फैक्टर मुझे याद हो चुका है प्रैक्टिस के साथ कि H2SO4, और आपको मैंने अभी एग्जांपल के तौर पे भी दिखाया था कि H2SO4 का एन फैक्टर 2 होता है। आपने मोलर मास रखा, एन फैक्टर रखा, 49 आपका आंसर आया। 49 को आपने वैल्यू पुट करी इक्विवेलेंट मास के जरिए, तो यहां पे गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास रखा तो आपका आंसर आ गया 10 इक्विवेलेंट मोल्स। तो होप सो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि कितना आसान ये टॉपिक था, और बेफालतू में हम लोग क्या करते हैं बच्चे, इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, जबकि ये टॉपिक हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर काम आने वाला है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर बेसिकली हमें इक्विवेलेंट मास निकालने के ऊपर काम करना पड़ता है। तो चलिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं और उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। उसमें हम क्या करेंगे, नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी दोनों को निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन में कि हमारे पास गिवन मास, बात कर लेते हैं हमारे पास, मान लेते हैं गिवन मास 98 ग्राम पर मोल है, सॉरी गिवन मास है, हाँ गिवन मास हमारे पास 98 ग्राम है। किसका गिवन मास है ये हमारे पास, H2SO4 का। किसका गिवन मास है, H2SO4 का इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना, देन फाइंड द नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। क्या निकालनी है मुझे, नॉर्मेलिटी भी निकालनी है और मोलैरिटी भी निकालनी है। तो देखो पहले तो मैं करूंगा दोनों क्वेश्चन को पूरा सॉल्व, और बाद में हम करेंगे जो हमने रिलेशन बनाया था उससे। तो अगर हम नॉर्मेलिटी की बात करते हैं भैया, फॉर्मूला था हमारे पास गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि ml में होगा, इनटू में 1000, और साथ में लिखना था हमें यहाँ पे एन फैक्टर। अगर आपको याद हो तो यही लास्ट वाला हमने फॉर्मूला बनाया था। तो वैल्यू पुट करते हैं, गिवन मास कितना है बच्चे हमारे पास 98 इंटू 1000, एन फैक्टर अभी सेम एग्जांपल लिया था मैंने, तो उसका एन फैक्टर कितना आ रहा था, 2 आ रहा था, अपॉन में मोलर मास कितना होता है, अभी हमने निकाला था मोलर मास कितना है इसका 98 ही है, तो 98 आ गया, इनटू गिवन वॉल्यूम कितना है बच्चे 500। समझ में आ रहा है, कहीं में फास्ट तो नहीं हो रहा थोड़ा। तो हमने क्या करा, हमने एक अपने आप एक क्वेश्चन लेट करा जिसमें हम नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी दोनों निकाल के देखेंगे और उनका रिलेशन भी चेक करेंगे। और हमें क्या पता लगा, गिवन मास दिया हुआ है हमें 98, मोलर मास हमने खुद निकाल लिया जो कि है 98 ग्राम पर मोल, और सॉल्यूशन कितना है हमारे पास 500 ml। ठीक है, तो क्या क्या निकालनी है, नॉर्मेलिटी भी और मोलैरिटी। मैंने नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लिखा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि ml में है। अगर ml में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपको पता है, और साथ में एन फैक्टर, ये फॉर्मूला हमने बनाया था। सारी वैल्यू पुट कर दी, गिवन मास रख दिया, मोलर मास रख दिया, वॉल्यूम रख दिया, एन फैक्टर रख दिया, 1000 पहले से था। इसको सॉल्व करें तो इट विल बी लाइक 98 से 98 कैंसिल, 501 502, दैट इज योर मोलैरिटी कितनी आ गई 4 इक्विवेलेंट मोल पर लीटर। कितनी आ गई 4 इक्विवेलेंट मोल पर लीटर हमारे पास नॉर्मेलिटी आ गई। अब चेक करते हैं बच्चे मोलैरिटी के बारे में। तो मोलैरिटी विल बी इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि ml में है, तो साथ में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 1000 को। यहां पे n फैक्टर मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि हम बात कर रहे हैं मोलैरिटी के बारे में। तो गिवन मास कितना है, गिवन मास है 98, मोलर मास कितना है 98, वॉल्यूम 500 था और यहाँ पे 1000, तो ये 1 जा 2 जा और ये कैंसिल, दैट इज योर 2 मोल पर लीटर के आगे आपके पास मोलैरिटी आ गई। 2 मोल पर लीटर के आगे हमारे पास मोलैरिटी आ गई। तो एक बार हमने जो इसका लास्ट में रिलेशन बनाया था, क्या रिलेशन था बच्चे वहां पे, रिलेशन ये था भैया हमारे पास दैट नॉर्मेलिटी विल बी इक्वल्स टू एन फैक्टर इनटू मोलैरिटी। क्या यही रिलेशन बनाया था हमने,
हमने कहा बिल्कुल। तो चेक करें एक बार। तो देखो हमारे पास नॉर्मेलिटी कितनी है, चलो नॉर्मेलिटी जो मैं छोड़ते हैं, n की वैल्यू अगर मुझे निकालनी हो, क्या पता मैं पेपर में सीधा मोलैरिटी निकाल दूं। अब मुझे बोला कि नॉर्मेलिटी भी निकालो, तो नॉर्मेलिटी विल बी इक्वल्स टू n फैक्टर। तो n फैक्टर कितना है इसका n फैक्टर है भैया 2। H2SO4 का n फैक्टर कितना है बच्चे, H2SO4 का n फैक्टर है हमारे पास 2, ठीक है ना। अभी हमने क्वेश्चन किया था इसका, तो n फैक्टर हो गया 2। मोलैरिटी कितनी आई, मोलैरिटी आई भैया 2, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 4 EQ मोल पर लीटर। कितनी आ गई 4 EQ मोल पर लीटर। तो आप देख सकते हैं अगर हम नॉर्मल ट्रिक की बात करें या नॉर्मल कॉन्सेप्ट की बात करें जो हमने रिलेशन बनाया था, उससे भी मेरा आंसर डायरेक्ट आ रहा है, और जो मैंने अपना तरीका पूरा सीखा है इसको खोलकर करने का, वो भी आंसर हमारा सेम लेके आ रहा है। तो इस तरीके से आप चाहे तो अपने आंसर को क्रॉस चेक कर सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम कम है और आपको सिर्फ और सिर्फ इक्विवेलेंट मास या नॉर्मेलिटी निकालनी है फटाफट से प्रैक्टिस के लिए, तो आप रिलेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो होप सो बच्चों आप सभी को जो नॉर्मेलिटी टॉपिक था जो हमारा कट हो रहा था पेपर में और हम नहीं पढ़ पा रहे थे उसको, तो उसको पढ़ के आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये टॉपिक बहुत वास्ट है या बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। आसान टॉपिक है, चीजें आसानी से समझ में आ सकती है। और अब जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा इस टॉपिक को पढ़ने में, क्योंकि आप आधे से ज्यादा बातें सारी जान चुके हैं, ठीक है ना। तो जब हम इक्विवेलेंट मास निकालेंगे तो आपको पता होगा क्या करना है, एन फैक्टर निकालेंगे, मोलर मास को एन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे और हमारा इक्विवेलेंट मास निकल जाएगा। और अब आप जो है अपने स्कूल में भी, और जब हम यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, उसके अंदर भी बहुत जल्दी जल्दी इक्विवेलेंट मास निकाल पाएंगे और आपको पता लगेगा कि जो आपने ये टॉपिक आज पढ़ा है वो कितना काम आपको आने वाला है। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, जिस तरीके से हमने ये नॉर्मेलिटी का टॉपिक कवर किया है, अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उसके बगल वाला बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि जब कभी मैं सॉल्यूशन चैप्टर की वीडियोस अपडेट करते रहूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।